वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ये वीवीआई क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन दूसरा है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां देख लें या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक सुबह 7 AM में यानी सुबह 7 बजे हम एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे। 2025 एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो क्वेश्चन जो है, एक टॉपर स्टूडेंट भी अगर होंगे ना तो उनको डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो उनको लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस जरूर क्वेश्चन को देख कर जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम करे। इसलिए अब देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन आखिर में है क्या। और आप लोग की वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दिल से जो भी लिखना हो दिल से लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए हमको क्या बताना है इसमें, जो है हमको बताना है बोहर्स का जो है पोस्टुलेट बताना है, बोहर्स थ्योरी थे उसके बारे में बताना है। और एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसके बारे में एक्सप्लेन करना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद हमको बोहर्स थ्योरी क्या थे उसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोहर्स का पहला स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते हैं कि पहला स्टेटमेंट बोहर्स का क्या था, तो पहला स्टेटमेंट आप इसको लिख लीजिएगा। समझिए कि पहला, एटम हैज स्फेरिकल करा है कि एटम जो है तुम्हारा, एटम भी स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। हैवी जो भी है हेवी एंड पॉजिटिव चार्ज वी एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ एटम। कह रहा है एटम जो है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और पॉजिटिव चार्ज जो है वह कहाँ पे होता है? उसके सेंटर पे होता है। उसी को हम क्या बोले थे? न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस। जैसे एटम जो है, एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वह कॉन्सेंट्रेट जहाँ पे क्या, उसको क्या बोले? न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे देखिए अब दूसरा जो है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि सर्कल पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उनको कौन सा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। आप जानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन करने के लिए किसी भी पार्टिकल को क्या चाहिए? उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर कोई भी चीज को हम नचाते हैं गोल गोल तो उसको अंदर की तरह एक फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कोई भी चीज, अगर कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पे तभी घूमेगा जब तक उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स न दे, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो वहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए उसको क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। और जो फोर्स जो है, फोर्स रिक्वायर फॉर सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन कैन बी, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए वो प्रोवाइडेड बाई, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर हम लोग जानते हैं प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे क्या लगेगा? फोर्स अंदर की तरफ, यानी सेंटर की तरफ। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कह रहा है कि सीधे समझिए, पहला कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट पे, ठीक है। और जैसे सन क्या करता है आपको, सन जो है जो रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उस तरह से। और सर्कल पे घूमने के लिए जो उसको फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड कौन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच में? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है ओनली दोज ऑर्बिट, मतलब वही उस ऑर्बिट पे, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इस तरह से। यानी एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया। तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? h/2π का। यानी एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, L = h/2π। यानी n क्या है यहाँ पे? ये है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से NH/2π, यानी इस तरह से। जो हमारा ये था मेरा क्या, ये जो आपका बोहर्स का पोस्टुलेट, इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसी को बहुत जगह बोला है लॉ ऑफ जो भी है रेडियस के बारे में बताया, ठीक है। लॉ ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ, ठीक है, इस तरह से।
अब देखिए नेक्स्ट मेरा मेन क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम लाइन एक्चुअल में है क्या, इस चीज को समझिएगा अकॉर्डिंग टू हमको, समझ रहे ना, यानी हमको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना था क्या, देखिए एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी के बेसिस पे हमको क्या करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताना है। सिंपल से समझिएगा कि जैसे हम लोग बोहर्स का जो थर्ड पोस्टुलेट यानी तीसरा जो था उसमें बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में यदि जंप मारेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जाता है तो क्या होता है कि हो सकता है कि अगर लोअर एनर्जी से हायर में जाएगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, या हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी थर्ड पोस्टुलेट वो भी लिख सकते थे हम लोग कि एनर्जी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी का क्या होगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, या आपको क्या करेगा, वहां से रेडिएट करेगा या ऑब्जर्व करेगा, यही होगा। यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, या लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। आप समझिएगा यदि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर टू हायर जाता है यानी बेचारा कम एनर्जी था उससे ज्यादा एनर्जी वाला में चल गया, तो फिर क्या होगा, वहां रह नहीं पाएगा, और वहां नहीं रह पाएगा तो जिस ऑर्बिट में था उस ऑर्बिट में फिर रिटर्न आ जाएगा। अब रिटर्न उसमें आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। और वो जो एनर्जी वहां से निकलेगा यानी उससे जो वेवलेंथ होगा उस वेवलेंथ को एक सजा दिया गया है, एक लाइन पे सजा दिया गया है, और इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, और उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम लाइन। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम लाइन। जैसे अब यहाँ पे समझिएगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिवॉल्विंग इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम, एटम के एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रिवॉल्व करने लगा, क्या करने लगा, रिवॉल्व, बिकम्स अनस्टेबल। मान लीजिए कि यदि आप क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हैं ना, कि नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बेचारा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप इसमें भेजा दिए, यानी ग्राउंड से आप एक्साइटेड में भेजा दिए। अब जैसे यहाँ जाएगा आप तो उसको एनर्जी देके भेजा दिए, लेकिन उसको तो आदत है इसमें रहने का, लेकिन वो में रह पाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि एक लेबर किस्म का आदमी उसको नीचे बैठने का आदत है और उसको आप वीआईपी चेयर पर बैठा दीजिए तो रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि जहाँ थे हम वही हैं। तो जैसे एक्साइटेड स्टेट में भेजा दिए तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो टू एक्वायर स्टेबिलिटी यानी बेचारा जिससे आप एक गरीब आदमी को आप बैठा दिए सोफा वाला चेयर पे, चाहे समझ रहे हैं, तो उसको क्या होगा कि वहाँ आदत नहीं है बैठने का, यानी अनस्टेबल फील करेगा। अनस्टेबल फील करेगा तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या चाहेगा कि जहां थे वहीं पे आना चाहेगा। तो ये बोल रहे हैं टू एक्वायर स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, यानी जो हायर से लोअर आ जाएगा बाय इमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इमिट करके, एनर्जी को रेडिएट करके। यानी क्या समझे कि हम अगर एक मजदूर किस्म के आदमी को, मतलब समझिए कि जिसको आदत है कि भुइयां में सोना, भुइयां में बैठना, मतलब धरती पे बैठना, और उसको एक सोफा पे बैठा दीजिएगा तो सोफा पे बैठ पाएगा नहीं, तो वो अपने अनस्टेबल फील करेगा अपने आप को। तो अपने स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए चाहेगा कि जहाँ थे वहीं आना। तो वही बोल रहे हैं कि एक्वायर स्टेबिलिटी, वो लोअर जो हायर एनर्जी स्टेट है वहाँ से लोअर में आ जाएगा, और ठीक है, और लोअर में आ जाएगा तो अपने एनर्जी को क्या करेगा, वहां से रेडिएट करेगा, यानी एनर्जी वहां से इमिशन करेगा। किसके फॉर्म में, एच म्यू के फॉर्म में। तो ये आप ना होगा तो पोस्टुलेट में भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सीधे लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू, देखिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे किसमें, आप मन करे तो आप क्या किसमें लिख सकते हैं कि आप एक पोस्टुलेट में यहाँ भी लिख सकते हैं कि जो होगा कि क्या अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, बोहर्स क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू बोहर्स जो आपका वो लिखे थे ना पोस्टुलेट, तो उसमें अकॉर्डिंग टू, देखिए नील्स बोहर्स, इनका नाम पूरा क्या है, बोहर्स थ्योरी, क्या हो जाएगा आपका कि एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा, एनर्जी इमिट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jump from higher energy to lower energy, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग अपना से, ठीक है। यानी इस तरह से, यानी क्या समझे कि आप इस तरह से इसको पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, फिर आपका यहाँ से आप चौथा, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 को पोस्टुलेट हुआ। अब उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन में ये वाला लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिवॉल्विंग इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एटम्स बिकम्स अनस्टेबल, टू एक्वायर स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट। इस तरह से आप लिख लीजिएगा यहाँ से।
और E2 माइनस E1 क्या होगा, इस तरह से आ गया h म्यू। ठीक है, अब समझिएगा, हम लोग स्पेक्ट्रम लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इतना होता है। ठीक है, अब हम बोले आपको कि अभी जो हम लोग देखे हैं डेल्टा ई, और डेल्टा ई को हम लोग लिखे हैं E2 माइनस E1। क्या लिखे हैं, E2 माइनस E1, इस तरह से लिखे हैं E2 माइनस E1। अब इसके जगह पे हम लिख देंगे SC अपॉन लेमडा। क्या लिख दिए, SC अपॉन लेमडा, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, E2 के जगह पे इसको रख दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस में ही ले लेते हैं, माइनस में रख दिए m e के पावर 4, यहाँ पे z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपसला नॉट। ठीक है, यहाँ पे अपसला नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दिए, n2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर जब यहाँ पे हम माइनस लगा रहे हैं, ऑलरेडी इस जो ई तो हो गया मेरा E2 हो गया, क्या हो गया, E2 हो गया, और जब E1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होगा, तो क्या लिखिएगा m e के पावर 4 और z स्क्वायर यहाँ से लिख देंगे अपॉन 8 अपसला नॉट का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब आई क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी 1 है तो इसलिए क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से लिख देंगे SC बाई लेमडा, इस तरह से SC बाई लेमडा। ठीक है, अब देखिए ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको इधर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला के इधर लिख दिए ई पावर इतना और जेड स्क्वायर, इस तरह से लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए 8 अपसला नॉट स्क्वायर और h का स्क्वायर, इस तरह से लिख दिए। और यहाँ पे क्या किए हम लोग, कॉमन ले लिए, इतना अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जब इधर ले गई माइनस तो माइनस हो गया, और यहाँ से ये जो टर्म है ये पूरा ले लिए हम लोग कॉमन, तो क्या हो गया, इतना बाहर निकल गया, यानी क्या बच गया 1/n2 का स्क्वायर। क्या बच गया, 1/n2 का स्क्वायर। यानी देखिए हम क्या किए, E2 के जगह पे रख दिए इसको, यानी ये जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है बस n जो था उसके जगह पे क्या रख दिए, n2 रख दिए, और जैसे हम E1 रखे तो यहाँ पे n था उसके जगह पे क्या रख दिए, n1 रख दिए। बाकी सब टर्म वही है, आराम से देखिए क्लियर हो जाएगा। उसमें ये सब जो टर्म था कॉमन, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ला दिए और इसको इधर ले गए, तो इसमें से सब कुछ कॉमन ले लिए, तो 1/n1 स्क्वायर हो गया, इसमें हो गया 1/n2 स्क्वायर, इस तरह से। अब SC को उठाकर इधर ले जाइए, SC को उठाकर इधर ले आइए। अब जैसे ही SC को उठाकर उधर ले जाइएगा तो अब क्या हो जाएगा से समझिएगा। ठीक है, यानी 1/लैम्डा को उधर छोड़ दीजिए, 1/लैम्डा को छोड़ दीजिए और इसको उठाकर इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका कि m e के पावर 4 z स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा 8 अपसला नॉट का स्क्वायर, यानी इधर से हो जाएगा आपका h का q, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा आपका h का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा c, इस तरह से। अब बाकी टर्म क्या हो जाएगा 1/n1 के स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरह से आपका आ गया। अब ये जो टर्म दिख रहा है पूरा को, यानी हम यहाँ z का वैल्यू कितना रख देंगे, हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं तो z का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ जैसे ही रखेंगे तो उसको हम क्या रख देंगे r रख देते हैं। बाकी जितना भी कांस्टेंट दिख रहा है उस सब के जगह पे क्या हो गया r हो गया, यानी राइवर्ज कांस्टेंट, यानी हो गया 1/n1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरह से मेरा आ गया। यहाँ पे राइवर्ज कांस्टेंट यानी ये फॉर्मूला आ गया, यानी r का जो होता है वैल्यू 10 के पावर कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 10 के पावर 7, और राइवर्ज कांस्टेंट है यानी मीटर, इस तरह से आपका इसका क्या हो जाएगा मीटर इन्वर्स जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि इस तरह से। ठीक है, तो हमको इस पे फोकस करना है, इस फॉर्मूला पे फोकस करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम लोग फोकस करेंगे, बाकी सब चीज़ को भूल जाएंगे। ठीक है, तो सीधे समझिए, अगर नहीं याद रखना है, ये सब नहीं याद रखने का मन है तो बस इसको लिख दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, उस एनर्जी को लिखने के बाद E2 माइनस E1 के बाद क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिएगा डायरेक्ट इसको लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपको मन कर रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1/लैम्डा इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा 1/r इंटू 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी चाहिएगा तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है 5 सीरीज होता है, 5 सीरीज मतलब वही जो लाइन है उसी लाइन को एक अरेंज कर दिया। ठीक है, हर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और सबका नाम दे दिया। ठीक है, मतलब क्या समझे कि जैसे हम लोग जो देख रहे थे बोर्स का, से देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट है, यानी n1 यहाँ 1 है, n1 यहाँ 2 है, इस तरह से n1 क्या है 3 है, इस तरह से n1 क्या है 4 है। अब जैसे देखिए अगर चौथा से मान लीजिए आ गया पहला में, चाहे तीसरा से आ गया पहला में, इस तरह से मतलब किसी भी ऑर्बिट से अगर पहला में आ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे लाइमन। तो अलग अलग बांट दिया गया, 5 सीरीज बनाया गया। लाइमन सीरीज क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, यानी यहाँ पे n1 का जो वैल्यू है n1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और n2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा
2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है, चाहे 4 हो सकता है, चाहे 5 हो सकता है, चाहे डॉट 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 इनफाइनाइट हो सकता है। यानी किसी भी ऑर्बिट से पहला में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा हो जाएगा, लाइमन सीरीज में आएगा। यानी उसका जो स्पेक्ट्रम लाइन जो होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइन करेगा, किसमें, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइन करेगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो है मेरा वो है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बाल्मर B4 बाल्मर, यानी इन1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी मतलब दूसरका में, यानी क्या हो जाएगा, इन1 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। लाइमन सबसे पहले पढ़े, इन1 का वैल्यू 1 और N1 का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, और उसमें क्या था, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। द स्पेक्ट्रम लाइन आर विजुअल, ये रीजन में क्या हो जाएगा, ये स्पेक्ट्रम लाइन कैसा होगा, विजुअल होगा, क्या होगा, विजुअल होगा, ठीक है। फर्स्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, आउटर ऑर्बिट से थर्ड में आएगा, क्वेश्चन किस में आ जाएगा, यानी तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, यानी N1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 इस तरह से जो भी है डॉट डॉट। यानी ये जो किस में लाई करता है, इंफ्रा में। यानी पहला लाइमन अल्ट्रा में कर रहा था, बाल्मर विजुअल में था, और तीसरा जो है किसमें है, इंफ्रा में, किसमें है, इंफ्रा में। नेक्स्ट है जो आपका देख रहे हैं चौथा ब्राइकेट, चौथा ब्राइकेट, यानी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, मतलब N1 का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, और N2 का जो वैल्यू है इसमें क्या हो जाएगा, 5, 6, 7 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यानी स्पेक्ट्रम लाइन आर क्या हो जाएगा, इंफ्रा, ये भी किस में लाइक करेगा, इंफ्रा में लाइक करेगा। नेक्स्ट जो है मेरा कौन सा है, 5, यानी पी फंड, फंड मतलब 5 याद भी रहिए, 5 याद रहेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट से किस में आ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है। व्हेन स्पेक्ट्रम लाइन आर इन द फार इंफ्रारेड रीजन, किसमें है, इंफ्रा में है, किसमें, इंफ्रा में। यानी N1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और N2 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6, 7, 8 इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे। तो आप समझ गए कि यहाँ पे कैसे हम लोग देखें कि लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर सीरीज क्या है, पास्सन सीरीज क्या है, ब्राइकेट क्या है, और पी फंड क्या है। तो लाइमन में N1 का वैल्यू 1 होता है, बाल्मर में N1 का वैल्यू 2 होता है, पास्सन में N1 का वैल्यू 3 होता है, और ब्राइकेट में 4 होता है, पी फंड में 5 होता है। N1 अगर 1 है तो N2 क्या हो जाए, उसके बाद होगा। N1 अगर 2 है तो N2 कितना होगा, उसके बाद होगा। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या बोले हम लोग कि स्पेक्ट्रम लाइन है क्या, तो स्पेक्ट्रम लाइन हम लोग समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से मतलब हायर से लोअर में जब आएगा तो उससे एनर्जी निकलेगा, यानी उससे वेवलेंथ निकलेगा। उस वेवलेंथ को जो है हम लोग एक लाइन पे बैठा दिए, एक लाइन पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सजा दिए, और उसी लाइन को हम लोग क्या बोले, स्पेक्ट्रम लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम लाइन। तो आपको अपना लैंग्वेज में समझिए, जितना लिखना है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है रियल में डिफिकल्ट है, और फिजिक्स का टॉपिक नहीं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में डाल दिया गया है। तो इसलिए आप लोग ज़बरदस्ती इसको ज़्यादा कोशिश नहीं कीजिएगा समझने का, आराम से इसको रट लेना है और आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। थैंक यू। तो आप लोग इंतजार कीजिए अगला दिन फिर एक वीडियो को, जो भी आपको लगे अगर बेटर तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और आपको किसी तरह का दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, अगले कल 7 AM में अपलोड रहेगा।